जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उसी से आगे का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गई हमारी कोशिका। कोशिका के आंतरिक अंगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में। उसके बाद बीच में होता है न्यूक्लियस, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। तो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक कोशिका का अंग है जिसकी खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये कोशिका के अंग है, तो इसका क्या कार्य है कोशिका में? तो ये कोशिका में पाचन का कार्य करता है। पाचन का कार्य करता है तो ये किस चीज़ को पचाता है? तो जब कोशिका के अंदर बाहर से कोई वायरस, जीवाणु या कोई अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के अंदर चले जाते हैं, तो ये कोशिका को जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके पाचन कर देता है उसका, और ये उसको गला देता है, ठीक है। तो ये कैसे गलाता है? तो इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम जब कोई बाहरी पदार्थ आता है तो उसमें ये जाकर चिपक जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर रहते हैं। तो मान लीजिए कि हो गया लाइसोसोम, और इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम रहते हैं। अगर कोशिका के बाहर कोई भी पदार्थ आता है, कोशिका के बाहर से कोई भी पदार्थ आता है, तो इसमें से ये जल अपघटक एंजाइम निकल कर और इसमें चिपक जाते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोशिका के अंदर का कोई अंग खराब हो गया, कोशिका के अंदर की मान लीजिए कि वैक्यूल्स खराब हो गया या डैमेज हो गया, या कभी कभी चोट लग जाता है, तो ये सब अंग खराब हो जाते हैं। तो ये लाइसोसोम जो होता है ये अपने में से जल अपघटक एंजाइम को छोड़ देता है इनके पास जाकर, ठीक है। मान लीजिए सेंट्रोसोम खराब हो गया, तो ये लाइसोसोम सेंट्रोसोम के पास जाकर अपने में से जल अपघटक एंजाइम निकाल कर इसमें छोड़ देगा। तो ये सेंट्रोसोम मर जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और इस तरह से जब कोशिका के अंग खराब होते हैं तो ये सफाई का कार्य करता है लाइसोसोम, ठीक है। अब देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ये सभी अंग खराब हो गए कोशिका के, और ये कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है कि ये खुद को फाड़ लेता है। जब कुछ कारण से जब कोशिका के अंदर के अंग खराब हो जाते हैं तो लाइसोसोम क्या करता है, ये खुद को फाड़ लेता है। जब ये खुद को फाड़ेगा तो ये पूरी कोशिका में फैल जाएगा जल अपघटक एंजाइम। जब पूरी कोशिका में फैल जाता है तो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, ठीक है। जिसमें का ये लाइसोसोम फटा है केवल उस कोशिका को, पूरे शरीर की कोशिका को नहीं, नष्ट कर देता है। तो ये कोशिका पूरी तरह से पाचित हो जाती है और इनकी जगह पर दूसरी नई कोशिका बनती है, तो वो ठीक होता है। तो जब ये खुद को फाड़ लेता है तो इसीलिए इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब कोशिका के अंदर के अंग खराब हो जाएंगे और ये खुद को फाड़ लेगा कोशिका को ठीक करने के लिए, इसीलिए इसका आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। जब चोट लगता है मान लीजिए कोई मार दिया जोर से लाठी से, तो वहाँ पे काला हो जाता है ना। जब चोट लगता है तो ये वहाँ की कोशिकाएं मर जाती है, और कोशिका के अंदर ही तो है लाइसोसोम भी फट जाता है, मर जाता है। अब कौन वहाँ की सफाई करेगा? इसीलिए वहाँ ज़्यादा दिन तक काला रहता है। और उसको जब गर्म पानी से सेका जाता है तो उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी कोशिकाएं मर गई हैं, तो वहाँ अपने उस जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं उनके जो लाइसोसोम होते हैं वो अपने में से थोड़ा थोड़ा करके जल अपघटक एंजाइम जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उन पर छिड़क देते हैं, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल स्किन की तरह हो जाता है जो काला हुआ रहता है, ठीक है। और ये लाइसोसोम जो है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और ये आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है। ये आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। तो 120 दिन के बाद तो आरबीसी खराब हो जाते हैं, और इनमें लाइसोसोम तो है नहीं कि सफाई करेगा, तो पूरे शरीर में ये आरबीसी घूमने लगेंगे, खराब आरबीसी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो खराब आरबीसी होते हैं जो 120 दिन के बाद मर जाते हैं वो प्लीहा में चले जाते हैं। हमारे शरीर में इधर लेफ्ट साइड में प्लीहा होता है, वहीं पे जो खराब आरबीसी होते हैं वहीं पे वो चले जाते हैं। ब्लड चारों तरफ घूमता रहता है, उसमें जो आरबीसी मर गए हैं वो भी ब्लड में हैं, तो जब वो ब्लड प्लीहा के पास जाता है तो वो प्लीहा जो खराब आरबीसी हैं, मरे हुए आरबीसी हैं, उनको अपने में ले लेता है और वहीं पर इसकी सफाई होती है, ठीक है। इसीलिए
स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली को, ये एक ही चीज़ का नाम है, स्प्लीन इंग्लिश में, प्लीहा और तिल्ली हिंदी में, ये आरबीसी का कवर कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी यहाँ जाकर स्टोर होते हैं, वहीं पे इनकी सफाई होती है। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में इतना हम लोग जान गए। अब देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ER है, इसके बारे में। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको शॉर्टकट में ER और हिंदी में अंतःप्रद्रवित जालिका कहा जाता है। इसका क्या कार्य है? तो ये कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है। इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल क्यों कहा जाता है? जैसे कि हमारा शरीर जो है, ये इसमें भी एक कंकाल तंत्र होता है जो हड्डियों से बना होता है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो क्या होता है? केवल मांस ही मांस होता, तो आंतरिक सहारा ही नहीं होता, हम खड़े ही नहीं हो पाते। हड्डियाँ नहीं होती तो हम खड़े हो पाते कभी नहीं, केवल मांस ही मांस रहता तो गोल मटोल हो जाते। वैसे ही ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है। ये कोशिका में चारों तरफ फैला रहता है और उसको सहायता प्रदान करता है ताकि वो चौड़ी रहे, मतलब एक ही में चिपके नहीं। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो कोशिका की जो दीवारें हैं वो चिपक जाती, और कोशिका के अंदर तो द्रव भरा रहता है। ये जो कोशिका है इसके अंदर द्रव भरा रहता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये पूरी, अगर ये इंडोप्लाज्मिक नहीं होता तो ये पूरी कोशिका में केवल जल रहता और बाकी सब अंग रहते, और ये खुली हुई गुब्बारे की तरह रहती है। गुब्बारे में जिस तरह से पानी भर दिया है वैसी हो जाती है हमारी कोशिका, जिसमें कोई आकार ही नहीं रहेगा। पानी भर देगा गुब्बारे में तो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, जिधर बाहर पड़ेगा उधर जाएगा। तो ये कोशिका का कंकाल है, कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और ये आंतरिक सहायता प्रदान करती है। आंतरिक सहायता कैसे प्रदान करती है? कोशिका, ये हो गई कोशिका, इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये चारों तरफ फैला हुआ है, जो कोशिका को सरफेस देता है कि ये चौड़ी रहे। ठीक है, और इसी के अंदर सब अंग रहते हैं। तो कोशिका के अंदर उसी में ये चारों तरफ फैला रहता है और ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह का होता है, इसमें दो टाइप का होता है। ये हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का छोटा सा भाग। इसमें एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वसा का निर्माण होता है, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये चिकना है, ये तो चिकना है, और यहाँ पे वसा का निर्माण होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वसा का निर्माण होता है, कैसे याद रखेंगे? तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो वसा होता है वो चिकना होता है। जैसे मान लीजिए कि मक्खन है, घी है, तेल है, ये तो वसा ही है, वो क्या होते हैं? चिकने होते हैं। तो चिकने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वसा का निर्माण होता है। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो पहले ये देखेंगे कि ये रफ हुआ कैसे, खुरदरा हुआ कैसे। तो ये जो है, इसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो उस पर सटे रहते हैं ऊपरी सतह पे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह पे राइबोसोम के छोटे छोटे टुकड़े सटे रहते हैं, और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसीलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन का निर्माण होता है। और यहाँ जो राइबोसोम सटे हुए हैं, इन्हीं राइबोसोम के बारे में हमको अलग से पढ़ना है। जो यहाँ लिखा गया है कि राइबोसोम भी एक अंग है, यानी कि जो राइबोसोम है उन्हीं के बारे में अलग से पढ़ना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। तो ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और राइबोसोम पे क्या होता है, यहाँ देख ही लिया कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब जब वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब ये जो राइबोसोम होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। तो जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? तो कोशिका भी दो टाइप की होती है। ठीक है, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये अलग से है चैप्टर। यहाँ पे इतना ही जान लेते हैं कि जो वैसे जीव जंतु जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, ये सब उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जो जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े वो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और जो हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे कि आदमी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, उनमें होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आंख से दिखाई देते हैं उनमें होती है यूकैरियोटिक कोशिका, और जो आंख से नहीं दिखाई देते हैं उनमें होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S। यहाँ पे S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे लिख देते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है,
इसका हिंदी होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है बैठना। बैठना तो किस चीज़ में बैठना, जब राइबोसोम को लेकर किसी लिक्विड पदार्थ में डाला जाता है तो कुछ राइबोसोम ऊपर तैरते रहते हैं और कुछ राइबोसोम नीचे बैठ जाते हैं। तो जो नीचे बैठ जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है 780S, और जो ऊपर तैरते रहते हैं उनको कहा जाता है 70S। यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है, भारी है, नीचे बैठ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना हम लोग देख लिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।